मेन एक्टिविटी एक्सेस और मेन इसका एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो ऑन क्रिएट, मैंने इसके बारे में आपको पहले ब्रीफ बताया और डिटेल में जानने की जो एंड्रॉइड की लाइफ साइकिल को समझेंगे। तो ये सारी चीजें एक्टिविटी किस तरीके से चलती है, कहां से क्रिएट होती है और कहां डिस्ट्रॉय होती है, उनके बीच में क्या-क्या फेजेस होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ डिफाइन है। क्योंकि देखो हम एंड्रॉइड नहीं बना रहे, हमने एंड्रॉइड तो बन रखा है मार्केट में, हम एंड्रॉइड में चलने वाली ऐप बना रहे हैं। तो एंड्रॉइड में चलने वाली जो ऐप है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपकी एक्टिविटी के ऊपर, वो चलती है कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी एक्टिविटी बनानी पड़ेगी ताकि हम उस ऐप के अंदर हमारी कुछ इनपुट दे सकें, हमारी यूआई बना सकें, हमारे हिसाब से फंक्शनिंग कर सकें। तो वो एक्टिविटी किस तरीके से चलती है वो पूरा का पूरा। हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक्टिविटी के जितने भी फीचर्स हैं वो ये भी एक्सेस कर। यस सर। अच्छा, कल मैंने एक टास्क दिया था, आपने ट्राई किया फिबोनाची सीरीज? हेलो, एनीबॉडी? किसी ने ट्राई किया फिबोनाची सीरीज को इंटीग्रेट करने का खुद से? क्या हुआ, कोई आंसर नहीं दे रहा? हेलो, आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? अच्छा, प्रीवियस वाला हो गया। प्रीवियस वाला मैंने आपको दिया था कि वाइल मतलब आपको एक टर्म दे दिया कि भाई 100 के अंदर अंदर सारे प्राइम नंबर्स निकालने हैं, 100 के अंदर आपको सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालने हैं। तो वो ट्राई किया आपने? ओके, गुड यश। ओके, नाइस, गुड गुड यश। ओके, तो उस पे भी आएंगे। पहले हम एक और चीज देखते हैं आज। कल हमने इनहेरिटेंस देखा था। आज हम देखने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग। कोई मुझे बताएगा ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? देखो, आपको जो लगता है वो बताना है, जरूरी नहीं कि आप करेक्ट हो, जरूरी नहीं कि आप 100% सही आंसर दो। डजेंट मैटर, मैटर हेयर कि हमारा एक इंटरेक्शन अच्छा बने। ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो यहाँ पे इसका मतलब आपको क्या लगता है, आपको जो भी लगता है वो बता सकते हो। आपने ओवरराइड टर्म कहीं ना कहीं यूज सुना होगा, तो उससे आप क्या रिलेट कर पा रहे हो? अगर उसको रिलेट कर पाओगे ना तो यू विल फाइंड द आंसर। यस यश, आपने हैंड रेस किया था। सर लिखे हुए मेथड को सर दोबारा वही मेथड यूज करना। हाँ, वेरी गुड। मतलब कि ओवरराइड का मतलब क्या हुआ? देखो, ओवरराइड को पहले समझते हैं फिर ओवरराइडिंग पे आएंगे। और किसी ने हैंड रेस कर रखा है, यस, यश। सर जैसे कोई मेथड हमने राइट करा है और उसके बाद दोबारा से उस मेथड की हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, दोबारा से उसको ओवरराइट कर रहे हैं। वेरी गुड, गुड। तो दोनों यश, आप दोनों ने सही आंसर दिया है। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। पहले हम समझते हैं कि फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना, इसको बाद में आएंगे। इसको फंक्शन ओवरराइडिंग भी कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। बट पहले समझ लेते हैं ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि डेस्कटॉप पे यश नाम से एक फाइल पड़ी है, अब वहां पे आप यश नाम से दूसरी फाइल को जब पेस्ट करोगे, सेम नाम की फाइल है, तो आपके पास में एक डायलॉग बॉक्स आता है, डू यू वांट टू ओवरराइट द फाइल? क्यों आता है? क्योंकि दोनों का नाम सेम है, दोनों सेम नाम से फाइल आपकी एक विंडो में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कभी देखा है आपने? अगर आप ऐसा करोगे भी ना तो पीछे कॉपी लग जाएगा। बट सेम नाम से आप एक भी फाइल स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी फाइल के अंदर क्या है। ठीक है, तो दो सेम नाम से फाइल नहीं हो सकती। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे समझना इस चीज को, वेर नंबर इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये 2 नहीं है, इक्वल टू है ना। अब मैं नंबर इक्वल टू 7 कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने इनिशियलाइज किया
तो नंबर में क्या स्टोर करवाया, 5 स्टोर करवाया, लेकिन थोड़ी देर बाद में मैंने इसमें क्या कर दिया, 7 स्टोर करवा दिया। तो अब एक्चुअल में क्या होगा, जो हमारा मेमोरी ब्लॉक है जहां पे हमारा ये डेटा स्टोर्ड है इन अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल, तो इस ब्लॉक पे पहले क्या स्टोर था, 5 था। जैसे ही मैंने ये 7 किया तो इसने क्या कर दिया, इसको ओवरराइट कर दिया। अब यहाँ पे 5 की जगह 7 आ गया है। इस लाइन के बाद में जो भी नंबर की वैल्यू होगी वो 7 से जानी जाएगी। इसके अंदर कुछ भी होगा, ये नंबर के बाद में यहाँ कुछ अगर हमने कोड लिखा है तो इसका जो एग्जीक्यूशन होगा इसको 5 ही पता होगा। लेकिन जब हमने ये चीज करी तो अब ये क्या हुआ, 7 चला गया इसके अंदर। तो नंबर में पहले 5 था, 5 की जगह हमने 7 किया तो 5 हट गया और 7 आ गया। तो इसको कहते हैं ओवरराइड करना। वेरिएबल का मतलब ये होता है वेरी करना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ओवरराइड का मतलब समझा था कि जब हम वेरिएबल के अंदर, क्योंकि अगर वैल होता तो मैं ओवरराइड नहीं कर पाता। वैल को हम क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि वैल में सिर्फ आप एक ही वैल्यू डाल सकते हो। एक सेकंड में चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ, वेट अ सेकंड। यस, ठीक है। तो जब हम वैल लेते हैं तो वैल का मतलब हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार ही फॉर द फर्स्ट टाइम हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके बाद हम कोई भी वैल्यू को नहीं डाल सकते। लेकिन जब हम वैल लेते हैं यानी कि हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड यानी कि हम जितनी चाहे उतनी वैल्यू उसमें स्टोर करवा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जैसे मैंने 5 स्टोर कराया फिर 7 किया तो 5 भी स्टोर है और 7 भी स्टोर है, नहीं। इसके लिए हम लिस्ट को समझेंगे जहां पे हम मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। जब वेरिएबल जो होता है वो सिंगल वैल्यू स्टोरेज होता है, एक वैल्यू को स्टोर करेगा जिस टाइप का भी आप वैल्यूज में स्टोर करना चाहते हो, चाहे स्ट्रिंग का, चाहे इंटीजर, जो भी डेटा टाइप है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहले से 5 था और मैंने 7 किया तो इसने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। अब नंबर के अंदर 7 है, जहां पे भी आप नंबर को कॉल करोगे तो हमेशा आपको 7 मिलेगा। यहाँ कहीं इस जगह के बीच में अगर आप कहीं नंबर को कॉल कर रहे होते तो 5 मिलता। तो दिस इज नोन एज ओवरराइडिंग। तो यार ये फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, ये तो वेरिएबल में हम अभी तक देखते हैं कि ओवरराइड होता है, लेकिन ये आज एक नया टर्म आ गया हमारे सामने विच इज फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग। ये कहाँ काम में आता है और ये क्यों काम में आता है, अब इसको समझना। क्या समझना, कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो हमने कल क्लास में देखा कि क्लास ए है, ठीक है। ये हमने क्लास ए का एक बनाया, इसमें एक फंक्शन बना रखा है हमने, फन एड ए कॉलन इंट बी कॉलन इंट, इसका रिटर्न टाइप दे रखा है इंट, और यहाँ पे हमने सिंपल सा एक रिटर्न लगा रखा है ए प्लस बी। ये सिंपल हमारा एडिशन का फंक्शन बन गया। अब सपोज करो एक और क्लास बनाई हमने यहाँ पे, क्लास बी, ठीक है। जो क्लास ए भी दे रहा हूं समझने के लिए ना, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। आपको कभी भी आप कोई काम करो तो क्लास के नाम एबीसीडी नहीं रखने, ठीक है। जैसा उसका काम हो वैसा रखना है। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, इसलिए मैं ऐसे डमी क्लासेस ले रहा हूं जिनका नाम मैं ए बी रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रिफर्ड किया जाता है कि आप नाम वैसा रखो जैसा क्लास के अंदर का काम है, ठीक है। तो आप जब भी कोडिंग करोगे, जहां पे भी करोगे, तो वहां जहां भी क्लास बनाओ तो एबीसीडी रखने से अच्छा है कि आप जैसा नाम काम हो रहा है वैसा नाम रखें, ठीक है। ये प्रैक्टिस खराब है, ए बी रखना, बी रखना, सी रखना। बस हम मेन लॉजिक को समझ रहे हैं ना, इसलिए मैं इसको शॉर्ट रखना चाहता हूँ कि भाई ए बी कर दिया ताकि आपको रिलेटेबल रहे, ठीक है। अब क्लास बी के अंदर ना मेरे को एडिशन की जरूरत है, और एडिशन के साथ साथ ना मेरे को एक फंक्शन की भी जरूरत है, बट फंक्शन ऐसा हो जो ये काम करे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। दिस पर्टिकुलर थिंग को समझना कि यहाँ पे हमने क्या किया है। क्लास बी जो है उसके अंदर हमको एक जरूरत पड़ी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है और ये फंक्शन मेरे को बनाना है। तो मैंने कहा कि यार ऐसा फंक्शन तो मेरे पास में पहले से बना हुआ है, बट वो ए प्लस बी ही करता है। बट वो कहाँ बना हुआ है, ए के अंदर बना हुआ है। क्या हम उसको, उसकी डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं? तो ये ऑप्शन हमको मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये ब्रैकेट को हटाएंगे। सबसे पहले तो
इनहेरिटेंस लगाएंगे। इनहेरिटेंस का मतलब कॉलन। अगर आप जावा में कोड लिखोगे तो यहाँ पे एक्सटेंड्स आएगा, अगर कॉटलिन में कर रहे हो तो सिंपल सा कॉलन आएगा, और जो भी आपका क्लास है उसका नाम आएगा। और क्या हम कोई गलती कर रहे हैं क्या? क्या ये मेरे को करने देगा ये चीज? इसमें कोई एरर आएगी कि नहीं आएगी? हैंड रेस यस, करना, आएगा आएगा। हैंड रेस करना है, एरर आएगा या नहीं आएगा? देखो मैंने तो सिंपल सा इनहेरिटेंस किया है, एरर आएगा सर। आएगा। क्या एरर आएगा दीपेश? पहले क्लास ए को ओपन करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? ओपन। ये भूलना नहीं कभी भी। बाय डिफॉल्ट कॉटलिन के अंदर सारे मेंबर्स, सारे क्लासेस आपके बाय डिफॉल्ट फाइनल होते हैं। फाइनल यानी कि आप उनको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो उनको अगर आपको यूज करना है, इनहेरिटेंस में लाना है, यानी कि उन क्लासेस को अगर आपको यूज करना है, उनके अंदर के वेरिएबल्स को यूज करना है, तो उनके आगे क्या लगाना पड़ेगा? ओपन लगाना पड़ेगा। अब ओपन लगाने के बाद में यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, और दिस विल बी गुड टू गो, कि भाई आप अब आगे चल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि हमने ओपन लगा दिया इस क्लास को, तो ये क्लास ओपन हो गई और अब हम इसको इनहेरिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन देता है ये, जिसका नाम है फंक्शन ओवरराइडिंग। ये कहता है कि यार इस क्लास को जिसको आपने इनहेरिट किया है ना, उसके ना जितने भी फंक्शंस हैं, आप उन फंक्शंस को क्या कर सकते हो? अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हो। यस, बिल्कुल आपने सही सुना। हम अलग से फंक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस फंक्शन में कुछ चेंजेस करना है, क्योंकि हम इस क्लास में यूज कर रहे हैं, ये कल वाला कॉन्सेप्ट समझो। दादाजी के पास में एम्बेसडर थी, बट एम्बेसडर के अंदर उस जमाने में वो एम्बेसडर बहुत अच्छी लग रही थी, क्लासी लुक आ रही थी। लेकिन जैसे ही पापा ने ली, तो पापा के जमाने में क्या हुआ कि थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत पड़ी उनको, कि भाई यार ये गियर वाला सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हेडलाइट्स ये वाली होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? पूरी कार को चेंज नहीं किया, लेकिन कार के कुछ कंपोनेंट्स को क्या कर दिया? अपने हिसाब से अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी। यानी कि वो लाइट, जैसे हेडलाइट चेंज की उन्होंने, सपोज दैट, ठीक है, एम्बेसडर की जो बाय डिफॉल्ट आ रही थी वो नॉर्मल लाइट आ रही थी, अब आजकल हेलोजन लाइट्स आती हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये लाइट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और फॉग के अंदर भी मेरे को विजिबिलिटी देती है। तो उन्होंने कहा क्या किया कि उनके जो फ्रेंड थे उनके पास में वो लेके गए गैराज के अंदर। उन्होंने बोला कि यार ये नई लाइट जो है मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी है, और इसमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आप हेडलाइट की जगह ना ये वाली हेडलाइट फिट कर दो। तो एक्चुअल में हुआ क्या? सपोज करो कि ये आपकी एम्बेसडर है, एम्बेसडर के अंदर ये जो काम कर रहा था, ये लाइट का काम कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे वो लाइट लगी हुई थी जो लाइट का एक्चुअल में काम कर रही थी एम्बेसडर के अंदर। बट हमने क्या किया? उसी को इनहेरिट कर लिया, तो वो सारे फीचर्स हमारे पास में आ गए। लेकिन अब मेरे को हेडलाइट, बाकी सब तो सही है, लेकिन जो हेडलाइट वाला पार्ट है ना, उसमें मेरा कुछ इनपुट चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये वाली लाइट्स लगे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल सा एक ऑप्शन मिलता है आपको। सबसे पहले तो ओवरराइड करना पड़ेगा, ओवरराइड। और ये जो ऐसा फंक्शन लिखा ना, पूरा का पूरा आ जाएगा। इसमें भी एक कैच है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लेना, नोट बना लेना इसका। जब आप वापस ये वीडियो देखो ना, तो ये नोट बना लेना। इसके मेंबर्स भी जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? फाइनल होंगे। तो अगर आपने इनहेरिटेंस कर लिया है, इनहेरिट कर लिया इस क्लास को, तो क्लास के अंदर जो मेंबर्स है ना, जिनको आप इस क्लास में अपनी डेफिनेशन देना चाहते हो, यूज करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी डेफिनेशन मतलब चेंजेस करना चाहते हो। कोई भी चीज को चेंज आप तभी कर पाओगे जब वो चीज फाइनल नहीं है। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जावा के अंदर जैसे वैल जो काम करता है ना, कॉटलिन के अंदर वैसा ही काम करता है फाइनल। फाइनल अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे लगा दिया, दैट मींस आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकते, वो वही रहेगी, फाइनल हो गई है। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये फंक्शन फाइनल है, तो आप इसकी जो डेफिनेशन है, ये होता है डेफिनेशन। याद करो फर्स्ट जब हमने डेफिनेशन ये फंक्शन वाली क्लास देखी थी, उसमें मैंने आपको बताया था ये डिक्लेरेशन होता है। दिस इज नोन एज द पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। ये डिक्लेरेशन कहा जाता है इसके ब्लॉक के अंदर, इसको कहते हैं हम फंक्शन ब्लॉक। फंक्शन ब्लॉक के अंदर जो भी आप लिखते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो कहलाए जाते हैं डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन है। तो अगर आपको किसी भी चीज की डेफिनेशन को चेंज करना है, यानी कि आप अगर वो चीज फाइनल है तो उसकी डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? फाइनल होते हैं। हाँ, यूज करना है, कॉल करना है, आप ऐसे कॉल करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे कॉल करेंगे तो क्या करेंगे? सुपर डॉट एड, इस तरीके से मैं इसको कॉल कर सकता हूं। इसमें मेरे को फाइनल लगाने की जरूरत, मतलब ओपन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कॉलिंग कर रहा हूं। बट मैं अंदर की अगर डेफिनेशन चेंज करना चाहता हूं, तो उस केस में मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो ये फंक्शन मेरे को यहाँ पे मिलेगा। ये फंक्शन एज इट इज, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वैसा पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। आपको आईडी सजेशन दे देगा, नहीं तो आप खुद से भी लिख सकते हो, और कोई एरर भी नहीं आएगी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि जो फंक्शन हमारी पेरेंट क्लास में डिफाइंड है, उसकी डेफिनेशन को आज हम अपना खुद की डेफिनेशन दे रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। तो एज इट इज आ गया ये, और यहाँ पे खाली आएगा। यहाँ जैसे जो भी कोड लिखा हुआ होगा ना, वो कोड नहीं आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ
पूरा ब्लैंक डिक्लेरेशन दिखेगा, मतलब ब्लैंक डेफिनेशन दिखेगा, आपको अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। तो अब मेरा क्वेश्चन था फिर से पहले कि यार मेरे को ना इसमें ऐड को यूज करना है फॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं क्यों ऐड फंक्शन अलग बनाऊं? जब मेरे पेरेंट क्लास में ऐड फंक्शन है तो मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन चेंज कर देता हूँ। इस क्लास के अंदर जब ऐड फंक्शन कॉल होगा तो उसका रोल अलग होगा, इस क्लास से अगर ऐड फंक्शन कॉल होगा तो उसका रोल अलग होगा। तो यहाँ पे आप देखना मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा इसमें चेंज कर देता हूँ। चेंज क्या करूंगा कि भाई मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर अचीव करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो वेर सम बनाऊंगा। पहले तो सम निकालना है ना, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी बनाने के लिए ये हमारे पास में पहले से एक कोड लिखा हुआ है इस क्लास के अंदर, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, सुपर डॉट एड a कॉमा बी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सुपर डॉट एड का मतलब ये किसको कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है। तो ये हमको रिटर्न क्या करेगा, a प्लस बी करेगा। इस क्लास के अंदर से जब ऐड को कॉल करेंगे ना तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तब तो वेर सम सुपर डॉट एड से एडिशन आ जाएगा हमारे पास में, फिर हमारे पास में पावर करनी है इसको पावर, तो वेर sqr इज इक्वल्स टू मैथ डॉट pov और पहले आ जाएगा सम और दूसरा आ जाएगा 2.0। ठीक है, इसको भी आपको 2 डबल में करना पड़ेगा। तो हमारे पास में स्क्वायर आ गया और अब हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न sqr, सिंपल। तो हमने क्या किया, एक ही ऐड फंक्शन को लिया, यहां पे इस ऐड फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है वो है a प्लस बी करने की, यहां पे हमने उसको ओवरराइड करके क्या कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। तो अगर अभी हम देखें तो हमको यहाँ पे कंपाइल टाइम में कोई डिफरेंशिएशन नहीं लग रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों एक ही फंक्शन है। बट रन टाइम में जब ये चीज एग्जीक्यूट होगी तो ये डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करेगी, यानी कि इसके फॉर्म्स रन टाइम में क्रिएट हो जाएंगे। ये फॉर्म जब इस क्लास के थ्रू इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये a प्लस बी का रोल प्ले करेगा, जब इस क्लास से इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का रोल प्ले करेगा। तो इस चीज को कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, तो वो था कंपाइल टाइम, जो मेथड ओवरलोडिंग नाम से, जिसमें आपको कंपाइल टाइम में एक फंक्शन के मल्टीपल फॉर्म्स दिख रहे हैं। यहाँ पे एक ही फंक्शन दिख रहा है आपको ऐसे देखने में, तो किसी फंक्शन को तो आपने यहाँ पे ओवरराइड किया है, तो फॉर्म्स कहाँ क्रिएट हुई, फॉर्म्स होती रन टाइम में। जब हम इस क्लास से इसको कॉल करेंगे तो ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, इस क्लास से इसको कॉल करेंगे तो ये अलग तरीके से बिहेव करेगा। एक्चुअल में ये है तो एक ही फंक्शन, इसको ही तो हमने यहाँ पे ओवरराइड किया इस क्लास से, हमने दो अलग अलग फंक्शन थोड़ा ना बनाए, बट ये दोनों अलग अलग क्लास में अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप क्या होगा, इसका रियल टाइम यूजेस क्या है यार, मेरे को तो नहीं समझ में आया, फालतू यहाँ a प्लस बी था, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, रोल क्या है, ओवरराइड क्यों किया यहाँ पे? देखो, ओवरराइड करने का मेन मोटिव क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सपोज दैट कल हमने एक्टिविटी की भी बात करी, मैं आपको है ना रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप उससे कनेक्ट कर सको कि हमको ये चीज कहाँ काम में आएगी जब हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाएंगे, तो ये इसका क्या फीचर है जो एंड्रॉइड में भी यूज आ रहा होगा। तो एक्टिविटी की ना एक लाइफ साइकिल होती है, इसको बहुत अच्छे से अगर आप समझ लोगे ना, हालांकि लाइफ साइकिल को हम और डिटेल में जानेंगे, बट मैं आपको सिर्फ एक बेस आइडिया दे रहा हूँ। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर क्रिएट हुई है तो वो डिस्ट्रॉय होगी, ये ध्यान रखो। ये हमारी लाइफ में भी सेम पार्ट रहता है। हमारे ह्यूमन के अंदर क्या टर्मिनोलॉजी रहती है, किसी ने अगर बर्थ लिया है तो उसकी डेथ होगी। अब इस फेज के बिटवीन बर्थ से लेके डेथ का जो रास्ता है, या क्रिएट से लेके डिस्ट्रॉय होने का जो रास्ता है, इसको कहते हैं एक लाइफ साइकिल। हर एक की लाइफ साइकिल होती है, चाहे वो लिविंग बीइंग है, चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, हर एक चीज की लाइफ साइकिल होती है, जिसको हम उसका लाइफ स्पैन भी कहते हैं। ठीक है, आप देखना कि जैसे एक प्लास्टिक की बोतल है, तो प्लास्टिक मेल्ट करके बोतल को बनाया गया, बोतल क्रिएट हुई, बोतल क्रिएट होने के बाद में उसके अंदर वाटर फिल किया गया, वाटर फिल होने के बाद में उसकी पैकेजिंग की गई, मतलब कैपिंग की गई, फिर पैकेजिंग की, फिर बॉक्सिंग की, फिर उसको रिटेलर के पास में दे दिया, फिर शॉपकीपर के पास में आया, फिर शॉपकीपर ने क्या किया, अनबॉक्स किया, अनबॉक्स करने के बाद अनपैकेज किया, और फिर आप गए वहां पे कि भाई प्यास लगी, आप गए वहां पे और बोतल ले ली, खरीद ली, आपने एक बोतल परचेज करी, आपने क्या किया, अनकैप किया, अनकैप करने के बाद में पानी पिया, पानी खत्म होने के बाद में आपने बोतल को क्रश किया और डस्टबिन में डाल दिया। तो ये उसकी होगी लाइफ साइकिल। ये एक लाइफ थी जो शुरुआत हुई थी एक बोतल बनने से और डिस्ट्रॉय होने पे डस्टबिन में मिल गई। अब क्या होगा, इस पूरे पार्ट को जहां से वो क्रिएट हुई, मेल्ट होने के बाद में प्लास्टिक से वो क्रिएट हुई और आज जाके वो वापस प्लास्टिक में कन्वर्ट होके डस्टबिन में पड़ी है, तो इसको एक लाइफ स्पैन कहते हैं किसी भी चीज का। तो एक लाइफ साइकिल को फॉलो कर रही है, ठीक है। इसी से टर्म जुड़ता है रिसाइकल। तो मैं यहाँ पे रिसाइकल का कोई रिलेशन नहीं है, बट आपको मैं एक टर्म और समझाता हूँ जिससे आपको ये आइडिया रहेगा। जैसे बोतल का एग्जांपल लिया ना, तो बोतल रिसाइकल की जा सकती है। कैसे कि वो जो प्लास्टिक क्रश करके आपने डस्टबिन में डाला, अब वहां से क्या होगा, जब वो
जो कचरा है वो डंप होगा किसी एक बड़े लॉट में, तो वहां से प्लास्टिक को फिल्टर आउट किया जाएगा, फिर प्लास्टिक को वापस से मेल्ट किया जाएगा और किसी और फॉर्म में उसको स्ट्रक कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि वो प्लास्टिक का बोतल में ही काम में है, वो किसी और चीज में काम में आ गया, तो वो प्लास्टिक को हमने रीयूज किया, उसकी लाइफ साइकिल को वापस से चला दिया, तो वो रिसाइकल हो गया। इसलिए उस टर्म को हम बोलते हैं रिसाइकल करना। ठीक है, दिस इज नोन एज रिसाइकल, बट हियर इट इज नॉट रिलेटेड। या आगे जब हम रिसाइकलर व्यू के अंदर जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा, बट अभी सिर्फ मैं आपको लाइफ साइकिल का आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी होती है ना इसकी भी एक साइकिल होती है कि ये डिफाइंड है, हमने नहीं बनाई है। एंड्रॉयड ने जब एंड्रॉयड को बनाया और उसमें उसने डिसाइड किया कि इसमें जो एप्लीकेशन चलेगी, जो एग्जीक्यूट होगी उसके ऊपर, उनका फ्लो कैसा रहेगा, तो उसने कहा कि यार सबसे पहले ना ऑन क्रिएट कॉल होगा, सबसे पहले तो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, देन ऑन स्टार्ट कॉल होगा, देन ऑन रिज्यूम कॉल होगा, देन अगर कोई आप इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में चले जाते हो तो इसके अंदर ऑन पॉज मोड कॉल होगा, देन फिर से ऑन रिज्यूम कॉल होगा जब वापस आएंगे तो। जैसे आप ऐप चलाते हो, आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में चले गए, एक्टिविटीज होती है ना मल्टीपल, जैसे आपने होम स्क्रीन थी, होम स्क्रीन पे कहीं टैप किया प्रोफाइल पे, तो प्रोफाइल पेज पे चले गए, जब बैक करोगे तो वापस होम स्क्रीन आ जाएगी, तो वो जो होम स्क्रीन थी वो किस में चली गई थी, पॉज मोड में चली गई थी। जब आपने बैक प्रेस किया तो वापस वो होम स्क्रीन किस मोड में आ गई, रिज्यूम मोड में आ गई। एक होता है इसमें कि आपने उस एक्टिविटी को वापस से स्टार्ट कर दिया, तो ऑन रीस्टार्ट, जो एक्टिविटी रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है। देन ऑन डिस्ट्रॉय, ऐसे बहुत सारे आपको लाइफ साइकिल इवेंट्स मिल जाएंगे ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसमें एक और होता है बहुत कॉमन यूज में आएगा, ऑन बैक प्रेस, जब बैक बटन प्रेस होता है तो क्या इवेंट कॉल होता है। तो ये सब क्या है ना, स्टेजेस हैं एक एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के, स्टेजेस हैं, ठीक है। अब आप समझना कि यहाँ पे ओवरराइडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है, जो हम ऐप बना रहे हैं, ऐप के अंदर हम भी तो एक्टिविटी को यूज करने वाले हैं, हम भी तो ये सारी चीजें चाहते हैं कि भाई हमारी ऐप, क्योंकि ऑब्वियसली एंड्रॉइड के अंदर अगर आपको ऐप बनाना है तो ऐप इज अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, तो आपको क्या बनाना होगा, एक्टिविटीज बनाना होगा, जिसको हम यूजर पर्सपेक्टिव से सोचे तो वो एक स्क्रीन है, बट इंटरनली देखे तो वो एक एक्टिविटी है जो दो रोल प्ले कर रही है, एक यूआई दिखाई और एक उसके बैकग्राउंड में ये पूरा साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो अब ऑन क्रिएट पे क्या होने वाला है, ऑन स्टार्ट पे क्या होगा, ऑन रिज्यूम पे क्या होगा, ऑन पॉज पे क्या होगा, ऑन रिज्यूम पे क्या होगा, ये सारी चीजें ना पहले से डिफाइंड है कि ऑन क्रिएट पे उसको ये काम तो करना ही है, ऑन स्टार्ट पे ये काम करना है, ऑन रिज्यूम पे ये काम करना है। ये सब कहाँ डिफाइंड है, जो हमारी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे उसके अंदर डिफाइंड है। अब मैं चाहता हूं कि जब हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो या क्रिएट हो तो मेरा भी कुछ काम होना चाहिए, माय वर्क और माय सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी ऑल्सो एडेड। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फंक्शन को अपनी क्लास में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको इनहेरिट कर रहे हैं ना, तो इसके सारे फीचर्स को मैं एक्सेस कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ऑन क्रिएट वाले जो फंक्शनलिटी है इसको मैं क्या करूंगा, ओवरराइड करूंगा। ओवरराइड करने से क्या होगा, इसके अंदर की जितनी भी फंक्शनलिटी ऑन क्रिएट इस ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में डिफाइंड है वो सब क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और आप अपनी, ये देगा आपको अपना ऑप्शन कि आप अपनी डेफिनेशन दो। अब हम यहाँ पे दो काम में इसको डिवाइड करेंगे। पहला काम जो पहले से होता आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सुपर डॉट ऑन क्रिएट। ये आप देखोगे जो हमारा स्टार्टिंग का कोड होता है ना उसमें ऐसे ही लिखा हुआ आता है, और उसका रीजन आपको आज समझ में आ रहा होगा कि क्यों आता है। ये काम तो होना ही चाहिए, जो ऑन क्रिएट में एक एक्टिविटी करती है वो तो होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि मेरा ये भी काम हो, तो माय कोड, माय सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मैं चाहता हूं कि क्रिएट के वक्त ही हो जाए, वो सारा काम भी हम कहाँ करेंगे, इस फंक्शन को ओवरराइड करके करेंगे। आपको एक बेस्ट एग्जांपल देने के लिए मैं एंड्रॉइड स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं और वहां पे हम एक्टिविटी के अंदर चलते हैं, और आप देखोगे, ये देखो, ये ओवरराइड फन ऑन क्रिएट, ये मेरा फंक्शन नहीं है, या इस एक्टिविटी में मेरा फंक्शन नहीं, मेरा फंक्शन होता तो सिंपल मैं फंक्शन इस तरीके से बनाता, जैसे मेरे को एक फंक्शन बनाना है एक्टिविटी के अंदर तो मैं बना सकता हूँ माय फंक्शन, मतलब मैं इस नाम से नहीं लूंगा, बट आपको समझाने के लिए मैंने इसका नाम ऐसे माय फंक्शन रखा है। आपको जैसा काम हो रहा होगा ना वैसा नाम रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये अपना फंक्शन हो गया, ये इस क्लास का फंक्शन है, लेकिन जिसके आगे ओवरराइड लगा हुआ है ना, ये इन क्लास के फंक्शन नहीं है, ये मैंने डिफाइन नहीं किए। और आप यहाँ पे ओवरराइड लिखोगे ना तो आपको तमाम जितने भी ऑप्शंस इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपको मिलते हैं, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर, वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उन सबको ओवरराइड कर सकते हो, क्योंकि ये एक लाइफ साइकिल का हिस्सा है। और हम चाहते हैं कि जब कोई एक्टिविटी पॉज मोड में हो, कोई एक्टिविटी अगर रिज्यूम मोड में हो, उस समय मेरा कुछ भी काम करवाना है, मेरा काम भी करवाना है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उन फंक्शन को ओवरराइड करके अपनी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। बट आप सब में पाओगे कि सुपर डॉट लिखा हुआ जरूर आता है, देख रहे हो आप। इसका मतलब क्या है कि जो ऑन स्टार्ट में काम हो रखा है
ऑन स्टार्ट, इसी में चलते हैं अपन, यहीं मिलेगा आपको। ये देखो ऑन स्टार्ट में जो कर रखा है, और इसमें भी देखो इसने क्या कर रखा है, इसने भी यहाँ पे कौन सी इनहेरिटेंस लगी हुई है, मल्टी लेवल के मल्टीपल। कौन बताएगा मुझे यहाँ पे कौन सी इनहेरिटेंस लगी हुई है, मल्टीपल या मल्टी लेवल? कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। हमारी एक्टिविटी ने किसको एक्सटेंड कर रखा है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। क्या ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी ने भी किसी और को कर रखा है क्या? फ्रेम एक्टिविटीज को। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मल्टीपल या मल्टी लेवल? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल, मल्टीपल नहीं होता है, याद रखना हमेशा, मल्टी लेवल ही होता है, मल्टीपल नहीं होता। मल्टी लेवल का मतलब क्या हुआ, एक फ्रेगमेंट एक्टिविटी नाम से भी है, इसके अंदर इसने कंपोनेंट एक्टिविटी नाम से कर रखा है, इसने एक और क्लास को इनहेरिट कर रखा है, फिर इसने एक्टिविटी क्लास को इनहेरिट कर रखा है, फिर इस एक्टिविटी क्लास ने कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर को इनहेरिट कर रखा है, फिर इसने कॉन्टेक्स्ट रैपर को इनहेरिट कर रखा है, और कॉन्टेक्स्ट रैपर ने कॉन्टेक्स्ट क्लास को इनहेरिट कर रखा है, और सबसे मेन जो क्लास होती है ना वो हमारी कॉन्टेक्स्ट होती है। कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी क्लासेस क्रिएट हुई है, और हम जो फाइनलाइज जो हमारी एक एक्टिविटी वाली, जो एक्चुअल में जो एक्टिविटी को कंबाइन करके रखती है, एक एक्टिविटी के सारे फीचर्स को कंबाइन करके रखती है, वो आपकी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। तो डायरेक्टली मतलब एक खुद में एक सिंपल सी क्लास नहीं है, उसने भी किसी और क्लासेस को इनहेरिट कर रखा है। तो ये मल्टी लेवल वाला कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता, मल्टी लेवल है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हुआ, कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट थीम, कॉन्टेक्स्ट रैपर क्लास ने किया, कॉन्टेक्स्ट रैपर से कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर ने किया, और सब में एक रोल है जो इन सब क्लासेस में मिल रखा है। जैसे ये वही कॉन्सेप्ट है, ग्रैंडफादर के पास में था, फिर ग्रैंडफादर के पास में आया, फिर ग्रैंडफादर ने कुछ अपनी चीजें रखी होगी, समझ रहे हो ना? तो ग्रैंडफादर की भी चीजें आपको मिलती है और फादर की भी चीजें मिलती है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से इसको चैनलाइज किया गया ताकि आप जो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है इसको यूज करो तो उसमें सारी ये कंपोनेंट्स इनहेरिटेड मिले आपको। तो यहाँ पे अपन को सारे वो कंपोनेंट्स इनहेरिटेड मिल रहे हैं। तो ये जो ऑन क्रिएट फंक्शन है ना, ये भी इसके अंदर आपको मिलेगा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर। अब उसके अंदर भी आप देखो, उसके अंदर भी उसने ऑन स्टार्ट पे काम कर रखा है, तो वो क्या हो रहा है, ओवरराइड तो कर रहा है, अपना काम तो कर ही रहा है, साथ साथ में जो पेरेंट क्लास में काम हो रखा है वो काम भी कर रहा है। तो यहाँ देखो इसने भी क्या कर रखा है, जब बाई डिफॉल्ट जो कोड आता है उसमें क्या लिखा हुआ है, सुपर डॉट ऑन क्रिएट लिखा हुआ है। यानी कि हमको ये चीज तो क्लियर हो गई कि ऑन क्रिएट जो फंक्शन होता है वो हमारा नहीं होता है, वो हमारी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास का होता है जिसको हम ओवरराइड कर रहे होते हैं। तो फिर इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि आपकी जो ये कॉटलिन फाइल है इसको आप किससे कनेक्ट कर रहे हो, कौन सी वो एक्सएमएल फाइल है जिसके अंदर आपका यूआई बिल्ड करना है उसको। तो यहाँ पे एक फंक्शन मिलता है अपन को सेट कंटेंट व्यू, हमारी इस कॉटलिन फाइल का एक व्यू पॉइंट होना चाहिए जो यूजर को दिखेगा। हम एक्चुअल में क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट क्या कर रहे हैं, हम उस एक्सएमएल को ला रहे हैं, तो वो एक्सएमएल फाइल कौन सी है, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है सेट कंटेंट व्यू, और यहाँ पे आपको ये पाथ देना होता है। आगे हम व्यू बाइंडिंग करेंगे तो हम इसको और बाइंडिंग लेआउट के अंदर कन्वर्ट करके फिर कॉल करेंगे, जिसमें हमारे पास में रूट का फंक्शन आता है। ठीक है, तो वो मेन कॉन्सेप्ट समझाने का आपको ये था कि ये जितने भी फंक्शंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं जो हमारे नहीं है उनको हम हमारी डेफिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी एक्टिविटी क्रिएट हो, यानी कि सबसे पहले एक्टिविटी ऑन क्रिएट कॉल होता है लाइफ साइकिल के अंदर, फिर ऑन स्टार्ट कॉल होता है। तो आपको देखना है कि यार आपको ऑन क्रिएट में कुछ काम करना है, ऑन स्टार्ट में कुछ काम करना है, ऑन पॉज में कुछ करना है, ऑन रिज्यूम में कुछ करना है, तो सब जगह आप अपना इनपुट दे सकते हो, क्योंकि ये फंक्शंस ही हमको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये फंक्शंस को हम ओवरराइड करके अपना काम दे सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो भी काम करना है वो हम कर सकते हैं। तो दिस इज वेयर ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दिस इज वेयर द थिंग्स वर्क स्टार्ट वर्किंग। कि भाई हम जैसे सब आप इसको इस तरीके से समझो कि मैं जब ऐप बना रहा हूं तो मेरी एक्टिविटी अलग होगी, आप जब ऐप बनाओगे तो आपकी एक्टिविटी अलग होगी। और जरूरी थोड़ा ना कि आपकी ऐप के अंदर एक ही एक्टिविटी हो, आपकी सपोज करो 10 एक्टिविटी है, 10 की 10 एक्टिविटी एक जैसे चल रही है, लेकिन अंदर उनका जो डेफिनेशन है वो आपके हिसाब से डिसाइडेड है कि इस पेज पे मेरे को लॉगिन वाला काम करना है, तो लॉगिन वाली यूआई आएगी, और लॉगिन वाली यूआई के साथ में मेरे को क्या काम करना है वो मैं सारा काम यहाँ पे करूंगा। दूसरा पेज है प्रोफाइल वाला या होम वाला, तो एक्टिविटी तो वही है। अगर आप दूसरी क्लास भी बनाओगे, कोई ऐसी अलग से क्लास बनाते हो, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को ही लेंगे। समझ पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट को? तो ये क्लास बनी हुई है जिसने बता दिया कि यार अगर आपको अपनी ऐप के अंदर एक्टिविटी चाहिए, स्क्रीन का रोल चाहिए, तो स्क्रीन
एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चलती है एंड्रॉइड के अंदर, एक लाइफ साइकिल को फॉलो करती है, तो आप उस क्लास को इनहेरिट करोगे। तो आपने उस क्लास को इनहेरिट किया। अब ओवरराइडिंग का ऑप्शन क्यों आता है हैंडी में? इसलिए आता है क्योंकि मैं एक्टिविटी को अपने हिसाब से डिजाइन करूंगा, आप अपनी एक्टिविटी को अपने हिसाब से डिजाइन करोगे। कोई तीसरा पर्सन होगा तो वो अलग से डिजाइन करेगा। इवन आप अपने एक प्रोग्राम के अंदर, अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल स्क्रीन क्रिएट करोगे, तो हर स्क्रीन का एक अलग अलग रोल होगा ना, सेम थोड़ा ना होगा। तो उसके ऑन क्रिएट पे आप अलग काम करोगे, पहली वाली एक्टिविटी के ऑन क्रिएट पे अलग काम करोगे, तीसरी वाली एक्टिविटी के ऑन क्रिएट पे अलग काम करोगे। तो ये इसीलिए ओवरराइडिंग फंक्शन जो है वो आपके रोल में आता है। और इससे आप देखोगे कि रन टाइम में जब आप इस चीज को एग्जीक्यूट करते हो तो एक ही एक्टिविटी क्लास है, उन्हीं का एक ऑन क्रिएट फंक्शन है जो एक एक्टिविटी के अंदर, एक स्क्रीन के अंदर अलग रोल प्ले कर रहा है, दूसरी स्क्रीन में अलग रोल प्ले कर रहा है, तीसरी स्क्रीन में अलग रोल प्ले कर रहा है, चौथी स्क्रीन में अलग रोल प्ले कर रहा है। तो दिस इज हाउ इट गॉट टर्म्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस शिखर। सर अगर हम ओवरराइड करें फंक्शन और ये सुपर वाली लाइन यूज ना करें तो भी फंक्शनैलिटी कैसे आएगी? तो भी देखो, अपनी फंक्शनैलिटी तो हो जाएगी, लेकिन जो ऑन क्रिएट में बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए, जो चीजें जो एक एक्टिविटी को क्रिएट के वक्त चाहिए रहती है, तो वो वाली सारी चीजें आपको इसमें से मिलेगी। तो इसलिए इसका होना जरूरी है। इसका रोल भी समझ में आएगा जब हम क्या करते हैं, इसको समझना ये कहाँ काम में आता है। हालांकि अभी थोड़ा सा पहले हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कहाँ काम में आता है। सेव्ड इंस्टेंट स्टेट, हम एक स्टेट को मैनेज क्यों करते हैं? क्योंकि सपोज करो आपकी एक एक्टिविटी है, ठीक है, और आप पोर्ट्रेट मोड में चला रहे हो। आपने कभी ट्राई किया है कि आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आते हो तो क्या होता है? पता है, जब आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आते हो ना, तो एक्टिविटी रीस्टार्ट होती है, यानी कि वो वापस से क्रिएट होती है, ठीक है, और वापस से रिबिल्ड होती है। क्योंकि कई लोग क्या, आप आगे चलोगे तो आप क्या करोगे, अपना एक नया यूआई बनाओगे, लैंडस्केप के लिए अलग, पोर्ट्रेट के लिए अलग। तो उसको पूरा बिल्ड होना पड़ेगा लैंडस्केप यूआई को दिखाने के लिए, पोर्ट्रेट यूआई को दिखाने के लिए पोर्ट्रेट का रोल होगा। तो इस केस में क्या होगा, जैसे सपोज करो आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, ये मेरे साथ में बहुत बार होता है, इसलिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। आप सपोज करो आप सोते सोते ना एक फॉर्म फिल कर रहे हो, साइन अप पेज है और काफी 10 फील्ड्स हैं जो आपको भरनी है। तो आप भर रहे हो, आपने 4-5 फील्ड भर दी, और 5 फील्ड भरने के बाद में आप लेट गए। लेट से क्या हुआ, फोन का जो ओरिएंटेशन है वो गलती से लैंडस्केप हो गया, और आपने स्क्रीन को लॉक, वो जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन को आजकल लॉक कर सकते हैं, वो आपने लॉक नहीं कर रखा था, ठीक है। तो क्या हुआ, आपकी जो यूआई है वो लैंडस्केप मोड में आ गई। और जब ये लैंडस्केप मोड आया तो यहाँ पे एक इनिशिएशन हुआ कि भैया लैंडस्केप यूआई, मतलब लैंडस्केप मोड आ चुका है, तो ये ऑन क्रिएट फंक्शन वापस से कॉल हुआ। मतलब वो जो पहले आप स्क्रीन देख रहे थे ना, वो डिस्ट्रॉय हो गई, वापस से स्क्रीन क्रिएट हुई और लैंडस्केप के थ्रू आपको दिखने को मिली। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारा एक बहुत ही खराब यूएक्स हो गया कि वो जो 5 फील्ड्स आपने भर दी थी वो सारी की सारी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। अब तो पूरा नया पेज आ गया। अब अगर यार ये क्या हो गया, मैंने तो 5 फील्ड्स भर दी थी, मैंने अपनी ईमेल वगैरह सब लिख दिया, मेरे को वापस से पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेव्ड इंस्टेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे सेव्ड इंस्टेंस स्टेट में वो सेव करवा सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, हम शेयर्ड प्रेफरेंस से वो काम करा सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि हम एक आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे आगे चल के। तो उसमें क्या होगा कि जो भी डेटा आप मैनेज कर रहे हो ना, वो आप कहाँ मैनेज करोगे, अपने एक अलग मॉडल या व्यू मॉडल क्लास के अंदर, ताकि अगर डेटा आपकी यूआई डिस्ट्रॉय भी हो तो डेटा डिस्ट्रॉय ना हो, और जैसे ही वापस यूआई रिबिल्ड हो तो डेटा वापस आ जाए। तो ये जो सेव्ड इंस्टेंट स्टेट का काम है ना, ये इसलिए काम में आता है कि जब आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है तो कुछ आप डेटा को सेव करवाना चाहते हो तो यहाँ करवा सकते हो। जब नेक्स्ट टाइम उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो तो वही डेटा जो डिस्ट्रॉय, मतलब आपकी यूआई डिस्ट्रॉय होने के बाद डेटा चला गया था, वो वापस से आप फैच करके आप यूआई पे दिखा सकते हो, तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। समझ में आया? तो ये ऑन क्रिएट लिखना, ये वो वैसा ही तरीका है कि भाई आप किसी चीज को अगर यूटिलाइज कर रहे हो तो उसका फ्लो को आपको चेंज नहीं करना है, बट उसके फ्लो के साथ में अपन को कुछ एड ऑन करना है। तो ये जो भी ऑन स्टार्ट है, ऑन स्टॉप है, इनका जो मेन रोल है सुपर डॉट। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, हालांकि अब तो ये डेप्रिकेटेड हो गया है, ऑन बैक प्रेस, ठीक है, अब ये डेप्रिकेटेड हो गया है। सपोज करो कि ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और आप इस ऐप को चलाना, आप जब बैक बटन दबाओगे ना तो बैक काम ही नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस का मतलब क्या था? सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस का मतलब था कि वो एक्चुअल में आपके बैक प्रेस पे आपकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है, और एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है तो क्या होता है कि एक्टिविटी का स्टैक होता है, उसमें से वो एक्टिविटी क्या हो जाती है, पॉप आउट हो जाती है, तो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखती है। तो हमने जब ये सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस हटा दिया तो वो चीज हुई नहीं, ठीक है। तो आप कहोगे यार फिर इसको ओवरराइड करने की क्या जरूरत है? ओवरराइड करने की इसलिए जरूरत है कि अगर यूजर ने गलती से बैक प्रेस कर दिया तो मेरे को ना एक डायलॉग बॉक्स दिखाना है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो मेरा? मेरे को ऑन बैक प्रेस पे अपनी फंक्शनलिटी लगानी है कि जैसे यूजर बैक प्रेस करे तो गलती से भी तो हो सकता है, तो एक पॉपअप आ जाए, एग्जिट, आर यू श्योर वांट टू एग्जिट, यस और नो।
तो यस पे जब यूजर टैप करेगा तो हम सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस कॉल कर देंगे, नो पे करेगा तो हम डायलॉग बॉक्स को हटा देंगे। तो हमने क्या किया, बैक प्रेस तो हो रहा है लेकिन बैक प्रेस में कंडीशनल प्रोग्रामिंग लगा दी कि हो सकता है उसने गलती से प्रेस किया हो, तो बैक प्रेस पे हमने एक डायलॉग बॉक्स शो कर दिया। तो इसके लिए हम सुपर को यूज करते हैं, मतलब जो काम बैक प्रेस पे हो रहा है एक्चुअल में, वो काम आपका इस सुपर डॉट फंक्शन में पड़ा है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको ओवरराइड कर रहे हैं। अगर हम इसको ओवरराइड करेंगे तो जो बैक प्रेस पे हो रहा है या जो ऑन रिज्यूम पे हो रहा है, अब वो नहीं होगा। तो हमको वो फ्लो चाहिए कि भाई वो भी हो और हमारा काम भी हो। समझ लो, देखो यहाँ पे एरर आ गई, ओवरराइडिंग मेथड शुड कॉल सुपर डॉट ऑन रिज्यूम। क्योंकि भाई साहब आप रिज्यूम वाले जो फंक्शन है, वो जो बाय डिफॉल्ट होता है रिज्यूम के अंदर, वो तो हमको करना ही पड़ेगा ना। आप उसकी चीजों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या काम करवाना है, वो काम आप ऑन रिज्यूम में डाल सकते हो कि जब भी इस एक्टिविटी वापस रिज्यूम हो तो उसको हम एक पॉपअप दे दे, वेलकम बैक, कि भाई ये रिज्यूम हुआ इस स्क्रीन के ऊपर। तो रिज्यूम वाला फंक्शनलिटी तो होगा जो एक्चुअल में रिज्यूम करवाएगा हमारे ऐप स्क्रीन के ऊपर। तो वो आपका सुपर यानी पेरेंट क्लास, सुपर यानी ए क्लास, इसके अंदर एक ऑन रिज्यूम फंक्शन होगा, वो आपका और होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, देखो A+B था, कहाँ गया, यहाँ पे A+B था, यहाँ पे हमने क्या किया, A+B का होल स्क्वायर किया। और यहाँ देखो सुपर को यूज करते हुए मैंने इफेक्टिवली पेरेंट क्लास वाला भी काम करवा दिया। क्योंकि A+B के लिए मैं अलग से कोड लिखूं, इससे अच्छा क्या है कि मैंने जो पहले से कर रखा है ऐड के अंदर उसी को कॉल कर दूं। तो मैंने सिंपल सा कॉल कर दिया सुपर डॉट ऐड। सुपर मतलब कि पेरेंट फंक्शन, पेरेंट के अंदर का आपका ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यूज को आपको चाहिए, तो आप सुपर डॉट करके गेट कर सकते हो। समझ में आया? ओके। हालांकि देखो, जब हम इसको प्रैक्टिकली इस एक्टिविटी में आएंगे ना, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि यार ये ओवरराइड का मतलब क्या होता है, ओवरराइड क्यों करते हैं, ठीक है। मेन जो फंक्शनलिटीज है ना आपकी इतनी कमांड में हो जाएगी ना, ताकि आपको ये चीजें आइडिया रहेगा कि ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब रियल टाइम में, हालांकि हम जब आप हमारा काम करते हैं ना, तो हमको इन फंक्शंस की रिक्वायर्ड नहीं होती, रिक्वायरमेंट इनिशियली। ये तो हमारी एक डिमांड आती है हमारे ऐप के अंदर। जब हम एक स्क्रीन को बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमको डिमांड आती है कि यार जैसे ही हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होते हुए कुछ काम करवाना है, या जब एक्टिविटी ना पॉज मोड में जाए, जैसे ही हमारी स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाए, तो यूजर ने जो भी डेटा लिखा है वहां पे वो मैं डेटाबेस में स्टोर करवा दूं, भले ही उसने सेव नहीं किया हो, ताकि इन फॉर फ्यूचर कि कल को अगर वो इस स्क्रीन पे नहीं भी आए और ऐप क्लोज कर दे और कल थोड़े टाइम बाद में वापस ऐप को ओपन करे, तो वो डेटा स्टोर्ड रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑन पॉज के अंदर ना डेटाबेस का कॉल लगा के जो भी उसने वैल्यूज दी है वो सब की सब मैं स्टोर करवा के रख दूंगा। समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये होता है हमारा वो मेथड ओवरराइडिंग। अब इसको हम प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए मैं वापस एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आता हूँ और हमने सारी स्क्रीन्स क्लोज कर दी है। तो इसके अंदर यहाँ ये रहा हमारा प्रैक्टिस केटी, ठीक है। कल हमने ये देख लिया तो उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ आते हैं, यहाँ एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए, ठीक है। इसमें सिंपल सा एक फंक्शन बनाते हैं, फन। जो भी अपन ने थ्योरेटिकली समझा वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, सीन्स क्या रहते हैं। देखिए, हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया, क्योंकि हमने टाइप रिटर्न दिया है, मतलब इंटीजर टाइप रिटर्न के लिए दिया है, तो रिटर्न स्टेटमेंट जरूर आएगा। तो रिटर्न लगाएंगे और A+B कर देते हैं, ठीक है। काम हो गया, हमारा फंक्शन बन गया। और ऐसे मैंने बहुत सारे फंक्शन बना रखे होंगे इस क्लास के अंदर। अब आ जाते हैं हम क्लास B के अंदर, ठीक है। अब इसने बोला कि यार मेरे को ना क्लास एक को इनहेरिट करना है। तो हमने कहा ठीक है, हम एक को इनहेरिट कर लेते हैं। बट क्योंकि ए अपने आप में क्या है, एक फाइनल है, बाय डिफॉल्ट फाइनल होती, तो हमने आगे क्या लगा दिया, ओपन लगा दिया। तो अब हम इसको इनहेरिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसके जितने भी मेंबर्स हैं इनको क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो फंक्शन मेंबर्स को। तो ओवरराइड कैसे करेंगे, ओवरराइड करने के लिए आप अपनी डेफिनेशन देना चाहते हो तो आपको सिंपल सा आगे ओवरराइड लगाना है, ठीक है। ओवरराइड फन एज इट इज लिखना पड़ेगा। अभी देखो सजेशन क्यों नहीं आ रहा, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा।
अब जब अपन पूरा लिख लेंगे ना, एज इट इज जो ऊपर लिखा है वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एज इट इज। ठीक है, रिटर्न में जो भी हमको हमारा काम करना है, अभी के लिए मैं यही कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो ओवरराइड पे एक एरर आ गया, एड इन ए इज फाइनल एंड कैन नॉट बी ओवर रिटन। समझ में आया? मतलब कि आपने क्लास को तो ओपन कर दिया, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया कि क्लास के अंदर के जितने भी मेंबर्स है ना, वो बाय डिफॉल्ट वो भी फाइनल होते हैं। तो अगर आप उनको ओवरराइड करना चाहते हो तो आपको इनके आगे क्या लगाना पड़ेगा, ओपन लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने ओपन लगाया तो ये आ गया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जब अपन ने ओपन लगाया तो हम जब सजेशन में ओवरराइड लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली फंक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हो आप, पहले नहीं आ रहा था ये, बट अब आ रहा है। तो ये अपने आप आ गया। और इसने देखो अपनी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में भी क्या किया है कि भाई आप ऐड के अंदर ये तो करो ही करो। ये बाय डिफॉल्ट थॉट होता है कि यार एक फंक्शन जो पहले से बना हुआ है उसको आप ओवरराइड करना चाहते हो, ओवरराइड करना चाहते हो तो उसका जो पुराना उस क्लास में काम हो रखा है उसको भी आप लो। हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको काम में आए। ठीक है, तो इसीलिए इसने देखो अपने आप ही लगा दिया सुपर डॉट एड ए प्लस बी। ये तो हो ही रहा है इसके अंदर। अब आपको आगे और क्या करवाना है, तो हम इसको इस तरीके से ना लिख के, हम जो हमारा काम है, हमको ए प्लस बी का रोल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करवाना है यहाँ पे, तो हम सिंपल सा वेल, एक सेकेंड ना, ठीक है। तो यहां हम ले लेते हैं सम, सम इक्वल्स टू, अब सम करने का काम हम पहले से कर चुके हैं, तो वो किस क्लास में, पेरेंट क्लास में। तो पेरेंट के अंदर सुपर डॉट ऐड कॉल करेंगे और ये हमारा एडिशन लेके आ जाएगा। ठीक है, तो सम आ गया हमारे पास में, बट हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसकी ओवरराइडिंग करना चाहते हैं कि भाई हम ए प्लस बी तक लिमिटेड नहीं है, इस फंक्शन को हम और एक्सटेंड करना चाहते हैं हमारे हिसाब से, हम ए प्लस बी स्क्वायर में ले जाना चाहते हैं इसको। तो हम वेल SQR इक्वल्स टू मैथ डॉट पावर नाम से एक फंक्शन होता है जिसमें हम पावर को यूज करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा सम डॉट टू डबल कॉमा 2.0। ठीक है, तो ये हमारा पावर फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, पावर लगा रहे हैं, जो भी सम आया उसकी पावर कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और रिटर्न कर देंगे SQR। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइप मिसमैच, क्योंकि आप जो रिटर्न कर रहे हो वो एक क्या है, डबल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे आपने स्क्वायर लगाया है। तो आप इसके पीछे सिंपल सा लगा दो टू इंट, क्योंकि हमारी जो मेथड की जो रिटर्न टाइप है इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं, तो इसमें इंटीजर रिटर्न होता है, तो इंटीजर रहेगा, तो हम यहाँ पे टू इंट कर देते हैं। ठीक है, हम इसके डिक्लेरेशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसके डिक्लेरेशन को चेंज करेंगे तो फिर ओवरराइड का कोई सेंस नहीं बनता है। हम इसके अंदर की डेफिनेशन को चेंज करते हैं, इसलिए ओवरराइड होता है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन विल बी एज इट इज सेम, जैसा कि वो अपने पेरेंट फंक्शन में है। ठीक है, मतलब पेरेंट क्लास में है वो फंक्शन, बट जो अंदर का डेफिनेशन है वो हमारे हाथ में होता है, वो हम चेंज कर सकते हैं जब हम इनहेरिट करते हैं किसी भी क्लास को। तो उसके जो भी फंक्शंस हैं उनको अगर हम ओवरराइड करना चाहते हैं तो उसके फंक्शंस पे हमारा, उनके जो डेफिनेशन होते हैं उनके पास, उनके ऊपर हमारा रोल होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों क्लास को हमने बना लिया है और हम हमारी मेन के अंदर दोनों का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आप देखना, आप इन दोनों के फॉर्म्स देखना। तो वेल ए नाम से बनाते हैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट, बी नाम से बनाते हैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना, इसलिए मैं ए बी ले रहा हूँ, बाकी ए बी नहीं लेना है। ठीक है, तो हमने दो क्लासेस बनाई, एक क्लास है जो फुल एंड फ्लैश खुद की क्लास है, और एक बी क्लास है जिसने किसको ओवरराइड कर रखा है, मतलब एक्सटेंड कर रखा है, ए को एक्सटेंड कर रखा है, और इसके अंदर इसके फंक्शन को भी ओवरराइड कर रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपके सामने प्रिंट करवाता हूँ पहले तो ए के अंदर का फंक्शन। तो ए डॉट एड फंक्शन को हम कॉल करेंगे 5,6। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाऊंगा बी डॉट एड, सेम है दोनों। ठीक है, एंड इट कैन बी, ये वैल्यूज जो आएगी वो इंटीजर में आएगी, तो हम इसको ठीक है, अब करते हैं इसको रन।
देख रहे हो, सेम फंक्शन है, मैंने बी क्लास में कोई भी अलग फंक्शन नहीं बनाया, सिर्फ पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड किया है। बट यहाँ देखो, ये जब ए डॉट ऐड कर रहे हैं अपन, तो ये सिंपल सा ए प्लस बी कर रहा है, तो ये रिटर्न में क्या आ रहा है हमारे पास में 11 आ रहा है। लेकिन जब हम बी डॉट ऐड कर रहे हैं, है तो वही फंक्शन जो पेरेंट का है, बट हमने इसको ओवरराइड कर रखा है, तो अब ये ऐड फंक्शन सेम वही फंक्शन है, बट ये अपना एक डिफरेंट फॉर्म क्रिएट कर पा रहा है रन टाइम में। दैट्स वाई ये इसका नाम पड़ता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, मैं जितनी बार भी बता रहा हूँ तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है। कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका मेथड ओवर राइडिंग है इट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और जो आपका मेथड ओवरलोडिंग है इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दोनों पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, आप कोड में ही देख पा रहे हो, रन करने से पहले ही आपको दिख पा रहा है कितने फॉर्म्स क्रिएट हो गए। कल वाली क्लास में किया था अपन ने कि देखो अलग अलग ऐड के फॉर्म्स हमने क्रिएट कर दिए थे कंपाइल टाइम में, लेकिन यहाँ हमने एक ही क्लास के फंक्शन को ना ओवरराइड किया है। बट रन टाइम में जब इनका फंक्शन के अंदर से हम इनको कॉल कर रहे हैं, मतलब इनके क्लास के अंदर से इन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये अपने डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं। ये ऐड फंक्शन ये काम कर रहा है, और यही सेम ऐड फंक्शन इस बी क्लास के अंदर है, इसका खुद का नहीं है, ए का ही है, बट इसकी फॉर्म चेंज कर दी अपन ने यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी एक मल्टीपल फॉर्म क्रिएट हो गई। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और क्योंकि ये रन टाइम में हो रहा है इसलिए इसको कहा जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर रेड मार्क क्यों है, कौन सा रेड मार्क क्यों है? ऐड फंक्शन के अंदर जो ए लिखा हुआ है उस पे। वो आइडेंटिफाइबल के एक ही जगह आप कुछ और ले लो तो उसके लिए होगा। जैसे अपन नंबर 1 लेते हैं, बस ये वेरिएबल्स के अंडर वो कोई ना कोई उसकी वैल्यू ए से वो आइडेंटिफाई कर रहा होगा, इसलिए उसका कलर चेंज कर दिया उसने। बाकी ओके सर। नंबर 2 करोगे तो देखो कोई एरर, मतलब एरर नहीं है, वो रेड कलर का मार्क नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, कलर वैसा दे दिया उसने। ठीक है, और यहाँ देखो इसने जैसे ही मैंने ऊपर चेंज किया तो इसने बोला कि यार आपने वहां तो चेंज कर रखा है, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ हमने चेंज कर दिया नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे कॉटलिन के अंदर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। तो आप जहां चाहो उसके अंदर एक और फंक्शन बनाना चाहो, आप इसकी और फंक्शनैलिटी को ओवरराइड करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। कोई और क्लास बनाई आपने, जैसे मैं एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पे क्लास सी। ठीक है, क्लास सी कॉलन अब सी भाई साहब आए और सी ने कहा कि यार मेरे को भी ए को ओवर एक्सटेंड करना है, तो इसने भी ए को ओवरराइड कर लिया। ठीक है, सॉरी इनहेरिट कर लिया। अब इनहेरिट करने के बाद में इसको भी मिल गया एक फंक्शन, कौन सा, ऐड फंक्शन। तो इसने भी कहा कि मैं भी अपने हिसाब से इसको चेंज करूंगा, विच इज फन। देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता तो हम डायरेक्टली वो शॉर्टकट ले लेते हैं, तो ये पूरा बना के दे देगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये ना हो, जो भी ए प्लस बी है तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 2 इंटू सुपर डॉट ऐड। बस अब क्या होगा कि जब सी के अंदर से हम इस फंक्शन को ऐड करेंगे तो जो भी एडिशन का रिजल्ट आएगा, मतलब ये क्या कर रहा है, ए प्लस बी की जगह 2a+2b का कॉन्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ, कोई मैथ्स का लॉजिक नहीं समझा रहा हूँ कि भाई यार आप तो a+b का होल स्क्वायर ले रहे हो फिर 2a 2b ऐसा ले रहे हो, नहीं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये एक फंक्शन सिर्फ ए और बी को ऐड करने का काम कर रहा था, लेकिन जब इस क्लास ने इसको इनहेरिट किया तो इस फंक्शन को इस क्लास में ओवरराइड करके हमने इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी। जब बी ने किया तो इसने अपनी डेफिनेशन दे दी। अब यहाँ क्या करते हैं हम, जो हमारा मेन फंक्शन है इसमें हम एक और बनाते हैं, वेल सी इक्वल टू सी का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे हम सी को भी करवा देते हैं प्रिंट एल। क्या हो जाएगा, सी डॉट एड 5,6। ठीक है, सब में 5,6 क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको आइडिया रहे कि सब में वैल्यू सेम जा रही है, सब में फंक्शन एक ही है, लेकिन क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास में ओवरराइड हो चुका है तो इसलिए वो अपना काम स्टार्ट कर दिया उसने। तो अब उसको रन करेंगे और यहाँ पे देखो आ गया 11 21 121 और 22। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे कि आपको एक और चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने क्लास डी बनाई यहाँ पे, इसने भी क्या किया कि भाई मेरे को भी एक क्लास को इनहाइट करना है, कर लो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मेरे को फंक्शन को ओवरराइड नहीं करना है, मेरे को सिर्फ एक्सटेंड करना है, बाकी जो मैंने काम था कर लिया। अब हम यहाँ पे एक और बनाते हैं, वेल डी इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम प्रिंट एलन करते हैं, और यहाँ पे डी डॉट एड को कॉल करते हैं। अरे एक सेकेंड, इसमें तो ऐड था ही नहीं ना, कहाँ से आया? डी के अंदर तो देखो ऐड तो है ही नहीं। अब समझ में आया कैसे आया? इस भाई साहब के पास में अपने पापा की एम्बेसडर थी, बट उसने क्या किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो एम्बेसडर तो होगी ना उसके पास में, वो तो आप कर ही सकते हो। तो इस फंक्शन को तो आप कॉल कर ही सकते हो, ठीक है। तो हमने वही किया, डी डॉट एड किया, तो डायरेक्टली इसका क्या कॉल हो रहा है, जो पेरेंट का फंक्शन है वो भी इसके स्कोप में आ गया, क्योंकि इसने इसको क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है। तो ये भी सेम काम करेगा, सिर्फ ए प्लस बी का काम करेगा, देख रहे हो। ये भी 11, ये भी 11। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ओवरराइड करो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ओवरराइड करोगे, नहीं रिक्वायर्ड है तो जो बाय डिफॉल्ट काम हो रहा है वो तो होगा ही। लेकिन जब आप ओवरराइड करते हो और आप ये चाहते हो कि जो बाय डिफॉल्ट हो रहा है वो भी हो और मेरा काम भी हो, तो उस केस में फिर आप सुपर वाला रोल यूज करते हो। अब यहाँ पे देखो, सुपर वाला रोल इंपॉर्टेंट नहीं था, अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये ऐड ना मल्टीप्लीकेशन का काम करे, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी, सॉरी नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, क्योंकि अपन ने ऊपर वेरिएबल्स के नेम चेंज कर दिया ना, ठीक है। मैंने सुपर का रोल लिया ही नहीं यहाँ पे। तो कोई ऐसा मैंडेटरी मत डाल देना कि करना ही पड़ता है। आपकी एक्टिविटी में क्यों करना पड़ता है उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि वो पहले से डिफाइंड है कि एक्टिविटी किस तरीके से पॉज मोड में एक्ट करेगी, किस तरीके से स्टार्ट मोड में एक्ट करेगी, किस तरीके से क्रिएट मोड में एक्ट करेगी। तो हमको चाहिए कि वो जो एक फ्लो एक्टिविटी का रहता है वो एज इट इज रहे, उसके साथ हमारा भी ये काम हो। तो हम वो काम भी रखते हैं ओवरराइड के अंदर और अपना काम भी लगाते हैं वहां पे, इसलिए हमको सुपर लगाना वहां जरूरी हो जाता है। और वो मैंडेटरी भी बोलता है, अगर हम हटा देंगे तो हमको एरर देगा, क्या भाई साहब क्या कर रहे हो, ये जो हमारा मेन काम है वो तो आपने हटा दिया ओवरराइड करके। तो फिर ऑन रिज्यूम का कोई सेंस ही नहीं बनता। ऑन रिज्यूम होगा कैसे, वो इसी से होगा, रिज्यूम से। तो उसके साथ आप अपना कुछ काम दो। लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया कि कोई जरूरी नहीं होता है। यहाँ पे हमने कोई ऐसा इंप्लीमेंटेशन नहीं किया कि यहाँ जरूरी है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपल सा। तो अब अगर हम रन करते हैं, और ये हमारा कौन सा है, सी क्लास है, तो सी वाला जब प्रिंट होगा तो ये 30 आना चाहिए। आ गया 30? समझ पा रहे हो इस चीज को? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? समझ में आया तो थम्स अप कर दो। सर आगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, प्रोग्राम समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपको? क्योंकि अब हम थोड़ा लेवल अप जाने वाले हैं इस प्रोग्राम्स के अंदर। तो मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है, तो ये प्रोग्राम समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो मैंने पहले एक बार मैं टास्क दिखा देता हूँ आपको, मैंने टास्क क्या क्या दे रखे हैं। क्योंकि अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पहले हम वापस टास्क में आएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकली भी काम करते रहेंगे साथ साथ। मतलब हम जो चीज सीख रहे हैं वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो समझ भी रहे हैं और प्रैक्टिकली करके भी देख रहे हैं। लेकिन जब तक हम उसको एक लॉजिक के साथ बिल्ड नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लेवल अप होते जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला काम कर लिया, ऐड सब मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये काम हो गया, और ये भी विथ चॉइस। ये क्लियर है ना सभी को? एक बार थम्स अप कर दो ताकि मैं एक बार चेक लगा लूं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। गुड, सभी को क्लियर है? जो आज क्लास में नहीं भी आया है तो वो मेरे को कल पूछ सकते हैं। बाकी बहुत ही बेसिक है और ये लाइव क्लास में भी हमने किया है, ठीक है। देन दूसरा हमने किया ऑड इवन, तो मेरे ख्याल से वो भी आपको क्लियर है, ठीक है। तीसरा मैंने किया था प्राइम नंबर, वो भी क्लियर है। थम्स अप करते रहना, और कहीं भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बहुत छोटी सी भी प्रॉब्लम है ना तो पूछो। कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही, एक लाइन का कोड क्या एक वर्ड भी नहीं समझ में आ रहा है, तब भी पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बेस क्रिएट कर रहे हैं, बेस अच्छा तैयार होगा ना तो एंड्रॉइड में आपको इसके बेनिफिट्स दिखेंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर ऑड इवन देख लिया अपन ने, फिर हमने आर्मस्ट्रांग नंबर को देखा था, तो आर्मस्ट्रांग एक हमारा लेवल अप हुआ था, तो ये भी क्लियर है। थम्स अप कर दो अगर क्लियर है। क्योंकि जिस दिन मैंने करवाया था तो आप में से कई लोगों का था कि सर थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है अभी, तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो वो हुआ कि नहीं हुआ? ओके गुड, चलो अब चलते हैं पांचवें पार्ट पे जो मैंने आपको दिया था। मैंने क्या दिया था आपको? 3 टास्क दिए थे। एक टास्क था, मतलब टास्क था कि भाई आपको
ए और बी में डिवाइड कर देता हूं मैं इसको। एक मैंने आपको रेंज का कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई 0 से लेके 100 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर है, और जितने भी ऑड नंबर है, और जितने भी इवन नंबर है, ये सब निकालने हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको दिया कि फर्स्ट, ये मैं अब दे रहा हूं आपको, ये एक और टास्क लिख लो, फर्स्ट एन टर्म्स। यानी कि सपोज दैट मैंने 10 टर्म्स बोला, तो 10 टर्म्स यानी कि पहली 10 टर्म्स, पहली 10 प्राइम नंबर कौन से हैं, पहले 10 आर्मस्ट्रांग नंबर कौन से हैं, पहले 10 ऑड नंबर कौन से, और पहले 10 इवन नंबर कौन से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? मैं उसी को मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि आपको लॉजिक बिल्डिंग करना आ सके। मैं डिफरेंट क्वेश्चन भी पे जाऊंगा, लेकिन पहले अगर हमने ये चीज करी है तो इसमें मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ दिया है। यहाँ पे हम सिर्फ एक यूजर से नंबर ले रहे थे और उसमें चेक कर रहे थे कि वो ऑड इवन है या प्राइम नंबर है या आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है। अब मैंने आपको दो क्वेश्चन में इसको डिवाइड कर दिया है कि एक तो आपको रेंज दे दे यूजर कि भाई मेरे को तो ना 200 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर है, जितने भी ऑड नंबर है, जितने भी इवन नंबर है, वो सब लाके दे दो। और दूसरा क्वेश्चन है कि यार पहले 10 प्राइम नंबर लाके दो, पहले 10 आर्मस्ट्रांग नंबर लाके दो, पहले 10 ऑड नंबर लाके दो, पहले 10 इवन नंबर लाके दो। तो ये भी चीज हम अचीव कर सकते हैं। तो ये दो टास्क है, जिन्होंने कर लिए वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं किए तो आपके पास में आज का पूरा डे है, आप इस पे फोकस करो। ठीक है, कोशिश करो, नेट पे देखोगे मिल जाएगा, नेट पे मत देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा नेट पे देखने के लिए। सीखने को मिलेगा तो वो रॉ सीखने को तभी मिलेगा जब आप खुद का दिमाग लगाओगे। भले ही आप 5% भी कंप्लीट करते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 5% भी खुद का होना चाहिए कि मैंने खुद का दिमाग लगाया। तो आप इसको 50 में कन्वर्ट कर दोगे एक टाइम के बाद में, आप फिर इसको 100 में कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन अगर वो 100% भी आ गया लेकिन वो नेट से देख के आया तो उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है। देन तीसरा क्वेश्चन है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए। वन पार्ट वाज रेंज ऑफ फिबोनाची सीरीज, कि भाई 100 के अंदर अंदर जितनी भी फिबोनाची टर्म्स है वो आ जाए। और दूसरा दिया मैंने फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि 10 टर्म प्रिंट करो फिबोनाची की, तो 10 टर्म प्रिंट करनी है। मैंने बोला कि यार 100 से पहले पहले जितनी भी प्रिंट हो सके वो सारी प्रिंट कर दो, तो वो रेंज वाला हो गया। तो आपके पास में देखो क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, देखे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हालांकि एक का लॉजिक समझ में आ गया ना, तो ये चारों एक साथ हो जाएंगे, तो मैं इसको कंबाइंडली एक भी मान सकता हूँ। ये एक प्रोग्राम, ये दूसरा प्रोग्राम, आप चाहो तो ये 8 प्रोग्राम्स भी है। ठीक है। देन आपका ये एक हो गया, 2, और ये तीसरा प्रोग्राम, और ये चौथा प्रोग्राम। अगर जिन्होंने सारे कर लिए हैं सी पार्ट तक, आगे दू के पहले इनको कंप्लीट करें, ए बी सी पार्ट। सर एक टास्क और दे दो। ठीक है, एक टास्क और ले लेते हैं अपन। फैक्टोरियल, पता है सबको फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल जैसे कि मैंने लिखा 5 ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इसका मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is near about 120। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 into 2 120, 120 into 1 120। तो ये फैक्टोरियल है। इसमें लॉजिक में बता देता हूँ क्या लगता है, n into n-1। ये चलाते जाओ लूप के अंदर जब तक कि 1 ना हो जाए। बस आपका जो टर्म है वो n है, फिर उसको n को n-1 से मल्टीप्लाई करो, फिर n-1 आपका n बन जाएगा, उसको वापस n-1 से मल्टीप्लाई करो, फिर इस तरीके से आपको चेंजेस करते रहने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इस चीज को अचीव कर पाओगे। ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे बड़े बड़े आपके पास में 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम और 5 प्रोग्राम है। कोशिश करेंगे कि हम इन पांचों के पांचों प्रोग्राम्स को कल क्लियर कर लें। ठीक है, बट उससे पहले मैं स्टार्टिंग के 15 मिनट आपका वो देखना चाहूंगा कि आपने कितना ट्राई किया, क्या ट्राई किया। तो ऐसा नहीं है कि कल वाली क्लास में स्टार्टिंग में आप आओ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा समझेंगे ना, बट आप उसको फेस करोगे तो समझ पाओगे। मैं भी जब नया नया प्रोग्रामिंग में आया था तो मेरे को भी ये चीजों को चैलेंजिंग लगते थे, बट आज ना मैं कोई चैलेंजिंग बहुत एक्साइट करता है। मेरे को कोई चैलेंज ला के देता है, कोई लॉजिक ला के देता है कि यार ये चीज तो सॉल्व ही नहीं हो रही, ये चीज को कैसे अचीव करें, तो मजा आता है उसको सॉल्व करने में। भले 1 दिन लग जाए, भले 1.5 दिन लग जाए, भले 2 घंटे ही लगे, बट वो जब सॉल्व होती ना तो एक अलग ही फील आता है। तो वो मैं चाहता हूँ कि आपके भी आए। ठीक है, तो ट्राई करना है, रॉ ट्राई करना है,
इंटरनेट पे देखोगे सबके आंसर मिल जाएंगे क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, जो मैंने क्वेश्चन दिया इनका लॉजिक आपको पता है और आपका माइंड ये चीज पता कर पा रहा है। बस आपको ये सॉल्यूशन ढूंढना है कि आप वो चीज कोड में कैसे ला सकते हो। जैसे ही वो कोड में लाओगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो भी ये सारी चीजें कर पाएगा। बस इससे हम फेमिलियर होते जाएंगे, कोड से फेमिलियर होंगे तो हम सिंटेक्स को अच्छे से जान पाएंगे, ताकि जब हम एंड्रॉइड में डेवलपमेंट करें तो हम वहां पे उन चीजों को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर पाए। ऐसा नहीं हो कि कोड लिखना पड़ता है, ऐसा हो कि कोड क्यों लिख रहे हैं और उसको अगर मेरे को चेंज करना होगा तो मेरे हिसाब से मैं कैसे चेंज कर पाऊंगा। ये सारी चीजें आपकी यहीं क्लियर होगी। समझ पा रहे हो? क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। ओके गुड। बाकी कुशल, नीलेश, शिखर, यश क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके ओके ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे। गुड बाय, सी यू।